अगर 10 साल के बच्चों के एक समूह को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है वे कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? एक विमान हादसे की वजह से ये बच्चे मजबूर होकर एक निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं। उस समय तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हर देश लड़ाई में व्यस्त था, इसलिए किसी के पास उन्हें बचाने का समय ही नहीं था। द्वीप पर खाने पीने की चीजें मौजूद थीं, लेकिन वहाँ सिर्फ उन्हीं को अपने दम पर जीना था। इन बच्चों की उम्र लगभग 6 से 12 साल के बीच थी, यानी वे खुद से ठीक से जीवित रहने की क्षमता भी नहीं रखते थे। जल्द ही सभी बच्चे बिखरने लगे और कोई सही दिशा नहीं थी। इसी बीच पिग्गी नाम का एक समझदार लड़का आगे आया। उसने सुझाव दिया कि एक नेता चुना जाए जो काम और खाने का सही बंटवारा कर सके। चुनाव में 2 मुख्य उम्मीदवार थे। पहला था राल्फ, जिसने पहले सीपी शंख बजाकर सभी बच्चों को इकट्ठा किया था, और दूसरा था जैक, जो स्कूल के कोरस ग्रुप का नेता था। जैक शुरुआत से ही गुस्सैल और सख्त स्वभाव का दिख रहा था। वह ताकत और नियंत्रण पाने की मजबूत इच्छा रखता था। जब वोटिंग हुई तो ज्यादातर कोरस ग्रुप के बच्चों ने जैक को वोट दिया, क्योंकि वह पहले से ही उनका नेता था और वे उसकी बात मानने के आदी थे। बाकी बच्चों ने राल्फ को चुना, क्योंकि उसी ने शंख बजाकर सभी को एक जगह इकट्ठा किया था। हालांकि शंख इस्तेमाल करने का विचार पिग्गी का था, लेकिन वह देखने में कमजोर और भारी शरीर वाला था, इसीलिए उसे नेता के रूप में कोई नहीं मानता। राल्फ नेता बन गया, लेकिन उसने जैक की ताकत और प्रभाव को समझ लिया था, इसलिए उसने जैक को शिकार दल का प्रमुख बना दिया। अगर यह कोई पुराना सामंती समाज होता तो इसे लगभग अलग राज्य का राजा बनाना कहा जा सकता था। अब सभी बच्चों का एक ही लक्ष्य था, द्वीप पर जीवित रहना और किसी तरह वापस अपने घर लौटना। बच्चों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ ने झोपड़ियां बनाई, कुछ ने खाने की तलाश शुरू की। राल्फ, जैक और कुछ अन्य बच्चे द्वीप के अंदर गए, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ और कोई बचा है। उन्हें विमान का पायलट मिला, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। पिग्गी ने सुझाव दिया कि शव को वहीं दफना दिया जाए ताकि उसे सम्मान मिल सके, लेकिन बाकी बच्चे ईसाई धर्म मानते थे और उनके अनुसार दफनाना सही नहीं था। वे चाहते थे कि शव को नीचे लाकर समुद्र में प्रवाहित किया जाए। ऊंचाई से नीचे उतरना पहले ही मुश्किल था और पिग्गी बहुत थक चुका था, इसलिए उसने विरोध किया। लेकिन जैक ने कहा कि इसे लोकतांत्रिक तरीके से तय किया जाए। सभी ने वोट किया। आखिर में फैसला समुद्र में अंतिम संस्कार के पक्ष में गया। 4 बच्चे किसी तरह शव को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बहुत भारी था। वयस्क शरीर और विमान की सीट मिलाकर वजन कई 100 किलो था। वे उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहे थे। तभी जैक को एक खतरनाक और जल्दी तरीका सूझा जिससे वह नीचे ले जाया जा सके। पिग्गी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनका मकसद सम्मान देना था, लेकिन अब स्थिति और बिगड़ने वाली थी। कुछ देर बाद वे सभी वापस समुद्र किनारे आ गए, लेकिन वहाँ उनका बनाया हुआ आश्रय शेल्टर नहीं था। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए काम करने के बजाय वे रेत में खेलना शुरू कर चुके थे। ऐसी स्थिति में उनका समूह बहुत ही असंगठित और कमजोर साबित हो रहा था, क्योंकि उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ नियमों और भरोसे पर टिकी थी, जो इतनी कठिन परिस्थिति में टूटने लगी थी। राल्फ को फिर से शंख सीपी बजाना पड़ा ताकि सभी बच्चों को इकट्ठा किया जा सके। असल में वह अब इन बच्चों से थोड़ा परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि ये बच्चे सिर्फ उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और किसी तरह का कोई योगदान नहीं दे रहे। आपातकालीन बैठक में हर बच्चा अपनी अपनी परेशानियां बताने लगा, लेकिन कोई भी नेता की बात ध्यान से नहीं सुन रहा था। इसी बीच जैक ने और भी बड़ा कदम उठा दिया। उसने लगभग अलग गुट बनाने जैसी बात कर दी। उसने कहा कि बैठकों में सिर्फ वही बोल सकेगा जिसके हाथ में शंख होगा। बच्चों के लिए यह शंख सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि यह शक्ति और अधिकार का प्रतीक बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय में राजा की मुहर होती थी। पिग्गी ने एक बार फिर समझदारी दिखाई और राल्फ को सुझाव दिया कि 3 जरूरी चीजें बनानी चाहिए। पहली, रहने के लिए एक शिविर कैंप। दूसरी, शौचालय ताकि साफ सफाई बनी रहे और पानी प्रदूषित न हो। तीसरी, आग अलाव ताकि बाहर की दुनिया को संकेत भेजा जा सके और मदद मिल सके। राल्फ ने पिग्गी की बात मान ली। तभी एक बच्चे ने हाथ उठाया, जिसके चेहरे पर एक जन्म चिन्ह था। उसने बताया कि जंगल में उसे एक डरावना जीव दिखा है। यह सुनकर सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन तभी जैक बीच में बोल पड़ा और कहा कि चाहे कोई भी जानवर हो, उसकी शिकार टीम सबकी सुरक्षा करेगी। इसी समय राल्फ को शायद पहली बार एहसास हुआ होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सबसे महत्वपूर्ण ताकत यानी शिकार दल की कमान जैक को दे दी थी। फिर पहली बैठक खत्म हो गई और बच्चे फिर से अपने अपने कामों में लग गए। पिग्गी के सुझाव के अनुसार उन्हें पहले शिविर और शौचालय बनाना था और आग के लिए बस लकड़ियां इकट्ठा करनी थी। पिग्गी को शारीरिक काम में कमजोर समझकर उसे आसान काम दे दिया गया, लकड़ियां इकट्ठा करना। लेकिन तभी जब वह लकड़ियां लेकर लौट रहा था, अचानक उसके सामने
एक छोटी जंगली सुअर पिगलेट आ गई। उस पल वह अपना काम भूल गया और खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जल्द ही जैक भी वहाँ पहुँच गया और दोनों ने उस सुअर को झाड़ियों में घेर लिया। अगर जैक बस अपना चाकू चला देता तो उस रात उनके पास खाने के लिए मांस होता, लेकिन जब असली समय आया तो जैक थोड़ा हिचक गया और इसी छोटी सी झिझक में सुअर बच निकला और जंगल में भाग गया। पिग्गी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शिकार दल का नेता इतना डर क्यों गया। जैक को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष पिग्गी पर डाल दिया। उसने कहा कि वह सही निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए देर हुई और पिग्गी ने मौका नहीं दिया। असल में पिग्गी समझ चुका था कि जैक अंदर से डरा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में हथियार था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। जैक के लिए यह बात अपमान जैसी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह जरूर एक बड़ा शिकार करेगा ताकि साबित कर सके कि वह डरपोक नहीं है। इसके बाद सभी बच्चे जंगल से लकड़ियां लेकर पहाड़ी पर पहुंचे और आग जलाने की तैयारी करने लगे। पिग्गी फिर से राल्फ के पास आ गया, क्योंकि कमजोर लोग अक्सर ताकतवर का सहारा लेते हैं। राल्फ अब भले ही सिर्फ नाम का नेता था, लेकिन फिर भी वही सबसे स्थिर और भरोसेमंद विकल्प दिख रहा था। उधर जैक बाहर से तो बहुत घमंडी और बागी दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती थी तो सभी को फिर से राल्फ की ही याद आती थी कि अब वही इसका हल निकाल सकता है। जैसे अभी उनके सामने समस्या थी अलाव जलाने की। लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली थीं, लेकिन आग कैसे जलाएं ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। पिग्गी ने धीरे से कहा कि आग जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी बच्चे उत्साह में थे, इसलिए उसकी चिंता अनसुनी कर दी गई। इसी बीच शिकार दल की नजर पिग्गी के चश्मे पर पड़ी। असल में वही चश्मा आग जलाने का एक आसान तरीका था, क्योंकि उसके शीशों से सूरज की रोशनी को केंद्रित करके आग लगाई जा सकती थी। पिग्गी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और बाकी बच्चे ज्यादा ताकतवर थे। उसने मदद के लिए राल्फ की तरफ देखा, लेकिन राल्फ सिर्फ शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। राल्फ की ताकत सिर्फ शंख के प्रतीक पर थी, लेकिन जब शारीरिक ताकत और इच्छा सामने आ जाती है तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। चश्मे की मदद से आखिरकार आग जला दी गई। राल्फ ने तुरंत पिग्गी को उसका चश्मा वापस दे दिया, लेकिन यह एक बहुत ही स्वाभाविक और भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। असल में वह चश्मा सिर्फ देखने का साधन नहीं था, बल्कि द्वीप पर मौजूद बहुत कम उत्पादन योग्य संसाधनों में से एक था। जैसे जैक का चाकू, वैसे ही पिग्गी का चश्मा भी बहुत जरूरी चीज थी। लेकिन जैसा पिग्गी ने पहले ही अंदाजा लगाया था, ज्यादा लकड़ियां डालने की वजह से आग तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में आग ने आसपास के जंगल को भी पकड़ लिया। अब बच्चों का उत्साह डर में बदल गया और वे सब भागने लगे। पिग्गी अभी भी शांत था और उसने सुझाव दिया कि आग के चारों ओर मिट्टी खोदकर एक रोक, फायर ब्रेक बनाई जा सकती है ताकि आग न फैले। लेकिन तब तक बच्चे भाग चुके थे। अब सिर्फ राल्फ और पिग्गी ही वहाँ बचे थे और दोनों के लिए यह काम लगभग असंभव था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और बच्चे समुद्र किनारे बिना दिशा के इधर उधर भाग रहे थे। पिग्गी को लग रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने फिर से शंख उठाया ताकि सभी को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन उसकी बीमारी दमा के कारण पहले ही शंख फूंकने की जिम्मेदारी राल्फ को दी गई थी। पिग्गी व्यवस्था और तर्क का प्रतीक था, लेकिन शारीरिक कमजोरी और जंगली प्रवृत्तियों के बीच उसकी आवाज दब जाती थी। अब कहानी फिर से जैक की तरफ मुड़ती है। एक हफ्ते पहले तक जैक एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब वह जीवित रहने के लिए जंगल में नंगे बदन रेंग रहा था। शिकार दल का नेता होने के बावजूद उसने अब तक कोई सफल शिकार नहीं किया था, लेकिन अब उसे मौका मिल गया था। जंगल में एक छोटी जंगली सुअर घास खा रही थी। यह उसके लिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उसकी टीम की आवाज से सुअर डरकर भाग गई। जैक तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन 2 पैरों से 4 पैरों की रफ्तार की बराबरी नहीं की जा सकती थी। सुअर फिर से भाग निकली और शिकार असफल हो गया। हालांकि जैक ने इस बार अपनी टीम को ज्यादा दोष नहीं दिया। उसने कहा कि असली समस्या उनके हथियार थे, जो बहुत कमजोर थे। भले ही वे निशाना लगा भी लेते तो भी नुकसान नहीं हो पाता। अब उन्हें सही हथियार की जरूरत थी। तभी पहाड़ी पर विमान के टूटे हुए हिस्सों की चमक दिखाई दी। अगर वे वहाँ से धातु के टुकड़े ला सकें तो शायद एक मजबूत हथियार बनाया जा सकता है। जैक हमेशा की तरह सबसे आगे था। वह चट्टानों पर सावधानी से चढ़ने लगा। भले ही उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी वह अपनी जिद और हिम्मत के दम पर कई मीटर ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी के नीचे की चट्टानें ज्यादा खड़ी नहीं थीं, इसीलिए शुरुआत में चढ़ना आसान था। लेकिन जैसे जैसे जैक ऊपर बढ़ता गया, दीवार और भी ज्यादा खड़ी होती चली गई। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया कि वह मुश्किल में है। नीचे खड़े साथी उसे देख रहे थे और अगर वह अब पीछे हटता तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती। इसलिए जैक ने फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। नीचे खड़े बच्चे घबरा गए
और चिल्लाने लगे कि अब वापस आ जाओ और आगे मत चढ़ो। जैक ने उनकी बात मान ली और पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन वह यह दिखाना नहीं चाहता था कि वह डर गया था। उसने इसे बस साथियों की सलाह बता दिया। असल में वह जिस जगह पर था वहाँ से नीचे देखना भी मुश्किल था। वह सही कदम रखने के लिए लगातार अंदाजा लगा रहा था। अगर वह ऐसे ही रहता तो उसका संतुलन बिगड़ सकता था और वह सीधे गिर भी सकता था। तभी अचानक एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। यह रॉजर था, जिसने उसे सहारा दिया और सही जगह पकड़ने में मदद की। हालांकि जैक को मदद मिलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे किसी की मदद स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसे कमजोर दिखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आखिरकार दोनों सुरक्षित नीचे आ गए। ऊंची चट्टान को देखकर जैक के अंदर डर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि साथी कितने जरूरी होते हैं। उसने सभी से कहा कि यह बात किसी को मत बताना। हालांकि यह एक सुनसान द्वीप था, वहाँ नारियल के पेड़ बहुत थे, इसलिए खाने पीने की बड़ी समस्या नहीं थी और कोई बड़े खतरनाक जानवर भी नहीं थे, इसलिए सुरक्षा की चिंता कम थी। लेकिन जैक समझ चुका था कि छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। अब सभी लोग कैंप में वापस आ गए। राल्फ वहाँ तंबू बना रहा था और उसने जैक से मदद मांगी, लेकिन जैक ने मना कर दिया। उसका कहना था कि वह शिकारी है, निर्माण करने वाला नहीं। उसके लिए यह कामों का बंटवारा बिल्कुल साफ था। राल्फ इस बात से परेशान हो गया, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका। ऐसे बच्चों से बने समाज में व्यवस्था बहुत कमजोर होती है। लोकतंत्र जैसा सिस्टम यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा था। राल्फ के पास शंख था, जिससे वह सभी को बुला सकता था, लेकिन वह किसी को मजबूर नहीं कर सकता था। बच्चे सुझाव तो देते थे, लेकिन असली काम कोई नहीं करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, जैक खुद को शिकारी कहता था, लेकिन अब तक उसने कोई शिकार नहीं किया था। यहीं से दोनों के बीच पहली बड़ी बहस शुरू हो गई। राल्फ को लग रहा था कि जैक सिर्फ घूमता रहता है और संसाधनों की बर्बादी कर रहा है, और जैक को लग रहा था कि राल्फ सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। राल्फ व्यवस्था, नियम और बचाव की उम्मीद चाहता था और जैक शिकार और ताकत की दुनिया में खोता जा रहा था। दोनों को लगता था कि वे सही हैं, लेकिन वे एक दूसरे की मेहनत को समझ नहीं पा रहे थे। आखिर में किसी ने सुझाव दिया कि सब लोग जाकर समुद्र में तैर लें ताकि माहौल शांत हो जाए। बच्चे अभी भी छोटे थे, इसलिए यह झगड़ा जल्दी ही शांत हो गया। राल्फ ने जैक को सुझाव दिया कि वह पत्थरों को घिसकर तेज हथियार बना सकता है, जैसे पुराने समय में लोग करते थे। जैक ने यह बात मान ली और आत्मविश्वास से कहा कि वह जरूर एक असली शिकार करके दिखाएगा। इसके बाद राल्फ ने फिर से शंख बजाया और एक और बैठक बुला ली। उसका मानना था कि सबसे पहले आग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। राल्फ का मानना था कि सबसे पहले आग जलाना सबसे जरूरी है, क्योंकि वही एकमात्र तरीका था जिससे बाहर की दुनिया को मदद का संकेत भेजा जा सकता था। लेकिन टीम के एक सदस्य साइमन की सोच अलग थी। उसका कहना था कि पहले एक सुरक्षित आश्रय शेल्टर बनाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के बीमार होने और मरने के मामले भी सामने आने लगे थे। कमजोर बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। जैक भले ही हर बात पर हाँ कहता था, लेकिन असल में उसे न आग की परवाह थी और न ही आश्रय की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह एक जंगली सुअर का शिकार करना। ये सिर्फ विचारों का फर्क नहीं था, बल्कि तीन अलग अलग सोच का टकराव था। राल्फ इस द्वीप को सिर्फ एक अस्थायी मुसीबत मानता था। उसे लगता था कि बस बचाव टीम आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। साइमन वर्तमान की सच्चाई को समझ रहा था। अगर मदद नहीं आई तो उन्हें खुद ही जीवित रहना सीखना होगा, और जैक के लिए यह द्वीप एक ऐसा मंच था जहाँ वह खुद को साबित कर सकता था। उसके लिए शिकार करना घर लौटने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। बैठक खत्म होने के बाद पिग्गी फिर से राल्फ के पास आया। वह लगातार शौचालय और सफाई व्यवस्था को लेकर चिंतित था। उसने बार बार कहा था कि बच्चे कहीं भी गंदगी कर रहे हैं, जिससे पानी दूषित हो सकता है और बीमारियां फैल सकती हैं। पिग्गी खुद को अब नेतृत्व का हिस्सा समझने लगा था, लेकिन जैक उसे वैसा नहीं मानता था। जैक के अनुसार सिर्फ राल्फ नेता था और वह खुद शिकार दल का प्रमुख था। बाकी सब सिर्फ साधारण सदस्य थे और कोई भी सुझाव देना हो तो शंख लेकर ही बोलना होगा। उधर जैक फिर से शिकार की रणनीति बनाने में लग गया। उसे पता चला कि जंगली सुअर दिन के सबसे तेज धूप वाले समय में एक तय जगह पर आराम करते हैं। अगर उनकी आदतों को समझ लिया जाए तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैक ने तुरंत एक योजना बनाई, सुअरों के आराम स्थल पर छुपकर हमला करना। उन्होंने अपने शरीर पर मिट्टी लगाई ताकि वे जंगल में आसानी से छिप सकें। अगले दिन दोपहर के समय शिकार दल ने अपनी योजना शुरू की। वे बेहद सावधानी से आगे बढ़े। सुअरों की आराम वाली जगह पर उनकी आवाजें सुनाई दी। वे सच में वहाँ मौजूद थे। जैक ने इशारे से अपनी टीम को फैलाया
और चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। सुअर अचानक जाग गया, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। शिकारियों ने भाले चलाने शुरू कर दिए और सुअर गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिर में जैक आगे बढ़ा और उसने अपना चाकू चलाकर उसे खत्म कर दिया। इस बार खून देखकर वह नहीं डरा, बल्कि उसे पहली बार एक अजीब सी शक्ति और उत्साह महसूस हुआ। यह वही पल था जब वह डर से बाहर निकलकर हिंसा को अपनाने लगा था। उसने सुअर का सिर काटा और उसे लकड़ी की नोक पर लगा दिया। खून जमीन पर टपकता रहा और